नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BS राजावत मिशन ज्ञान के CET ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, CET के सिलेबस में बैंक वाला टॉपिक है वो डाला गया है। तो आज अपन भारत में बैंकिंग व्यवस्था है, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया के बारे में अपन बात करेंगे। तो बैंकों का क्या विकास क्रम रहा है, पहला लेक्चर हमारा इस बात पर होगा कि कैसे बैंकों का विकास हुआ है। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं बैंकों की। बैंक बात कर रहे हैं अपन बैंक। सबसे पहली बात है कि बैंकों की व्यवस्था क्यों करनी पड़ी, बैंकों की आवश्यकता क्यों करनी पड़ी। बेटा, बैंकों से पहले जो वित्तीय लेन देन है ये किया जाता था साहूकारों के द्वारा। देखिए, बैंकों की जरूरत क्यों पड़ी। बैंकों से पहले वित्तीय लेन देन साहूकारों के द्वारा किया जाता था और साहूकारों के ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। साहूकारों पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। ये साहूकार हैं, मनमाना ब्याज वसूल करते थे, मनमाना ब्याज लेते थे, खातों में गड़बड़ी करते थे, जिससे जो ऋणी है उसका क्या होता था, शोषण। ऋणी का क्या होता था, शोषण होता था। तो जो वित्तीय लेन देन है इनको रेगुलेट करने के लिए एक संस्था की जरूरत पड़ी कि एक संस्था होनी चाहिए जो जिनके पास में अधिक धन है उनको जमा कर ले और आवश्यकतामंद व्यक्तियों को धन वितरण कर ले और इसके बदले अपना कुछ प्रॉफिट है, कुछ कमीशन है वो बीच में रखे। और इसी व्यवस्था के लिए बेटा किसकी स्थापना हुई है, बैंक की स्थापना हुई है। तो बैंक एक संस्था होती है, बैंक एक मीडिएटर होता है, बैंक एक दलाल होता है। ध्यान रखना, बैंक क्या है, बैंक मीडिएटर है, बैंक मध्यस्थ है, बैंक दलाल है। मध्यस्थ या दलाल हम क्यों कह रहे हैं, पैसा बैंक का नहीं होता है। मान लीजिए ये बैंक है, ये क्या है, बैंक है। अब जिन लोगों के पास में अपनी ज़रूरत से ज़्यादा राशि होती है वो अपनी राशि को कहाँ जमा करवाते हैं, बैंक में। इन्होंने बैंक में अपनी राशि को क्या करवाई, जमा करवाई। और जिन लोगों को वित्त की आवश्यकता है वो बैंक से क्या ले रहे हैं, जिन लोगों को वित्त की आवश्यकता है ये बैंक से लोन ले रहे हैं, ऋण ले रहे हैं। तो देखिए, बैंक का काम क्या है। बैंक का काम है, इधर जो व्यक्ति है ABCD जो भी है इनका धन जमा कर रहा है, यानी इनसे पैसा ले रहा है। और इधर EFGH इन लोगों को ये राशि क्या कर रहा है, दे रहा है। इनसे ले रहा और इनको दे रहा है। अब जो ले रहा है उस पे क्या देता है, ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है, इस पे ब्याज देता है और इनसे ब्याज लेता है। जिन लोगों ने धनराशि जमा करवाई है उनको जो ब्याज दिया जा रहा है उसकी दर कम होती है और जिनको लोन दिया जाता है उनसे ब्याज लेते हैं, उस पर ब्याज की दर अधिक होती है। क्यों? क्योंकि बैंक ये जो काम कर रहा है उसके बदले अपना कमीशन लेता है। क्या लेता है, दलाली लेता है, कमीशन या क्या लेता है, कमीशन या कह दीजिए दलाली लेता है। इसीलिए हमने बैंकों को मध्यस्थ कहा है, बैंकों को दलाल कहा है। तो बैंकों का काम क्या है, बैंकों का काम है जिनके पास में अधिक धनराशि उनकी धनराशि को जमा करना और आवश्यकतामंद व्यक्तियों को
ऋण का वितरण करना ये बैंकों का काम होता है। और बैंकों की ये व्यवस्था डेवलप क्यों हुई? बैंकों की ये व्यवस्था डेवलप इसलिए हुई क्योंकि बेटा बैंकों से पहले ऋण देने और लेने का काम व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जाता था, जिनको हम साहूकार कह सकते थे, और इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता था। ये मनमाना ब्याज वसूल करते थे, खातों में गड़बड़ी करते थे, जिससे ऋण लेने वाले व्यक्ति का क्या होता था? शोषण होता था। तो ऋण लेने और देने की प्रक्रिया को रेगुलेट करने के लिए ऋण देने और लेने की संस्था है, इसमें पारदर्शिता लाने के लिए बेटा जी बैंकों का क्या किया गया? गठन किया गया है। तो अभी तक तो मैंने ये बताया कि बैंकों की ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो बैंकों की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए, रेगुलेट संस्था होनी चाहिए, जो जिसमें पारदर्शिता हो, जिसमें न तो खातों में गड़बड़ी हो, न मनमानी ब्याज की दरें हो। तो वित्तीय लेन देनों को सुगम बनाने के लिए, वित्तीय लेन देनों को नियमित और पारदर्शी बनाने के लिए बेटा बैंक हैं, इसका गठन किया गया है या बैंकों की ज़रूरत महसूस की गई है। अब अपन बात करते हैं भारत में बैंकिंग के विकास क्रम की। सबसे पहली बात तो ध्यान रखना कि दुनिया में सबसे पहले जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक हैं, इसकी स्थापना बेटा स्वीडन में हुई थी। दुनिया में सबसे पहले सेंट्रल बैंक की स्थापना है, केंद्रीय बैंक की स्थापना है, वो स्वीडन में हुई थी और वो हुई थी 1668 में। तो अगर पूछे कि दुनिया में सबसे पहले सेंट्रल बैंक की स्थापना किस देश में हुई थी, तो दुनिया में सबसे पहले सेंट्रल बैंक की जो स्थापना है वो 1668 में हुई थी। कहाँ हुई थी? स्वीडन में हुई थी। दूसरी बात देखिए यहाँ लिखी है कि ब्रिटिश शासनकाल से पूर्व देश में बैंकिंग का कोई विशेष विकास नहीं हुआ था। अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत में बैंकिंग व्यवस्था है वो नहीं थी। पहले साहूकारों और महाजनों का वर्चस्व था, यानी अंग्रेजों के आगमन से पहले ऋण देने और लेने में साहूकारों का योगदान हुआ करता था, साहूकारों की भूमिका हुआ करती थी। नाम भले इनका साहूकार हो, पर दोस्तों काम इनका साहूकार जैसा नहीं था। क्यों? क्योंकि एक तो इनकी ब्याज की दरें वो मनमानी ब्याज की दरें हुआ करती थी, ये खातों में गड़बड़ी करते थे, और जो ऋण लेने वाला व्यक्ति है उसका क्या किया जाता था? शोषण किया जाता था। 18वीं शताब्दी में आप देखें तो एजेंसी गृह स्थापित किए गए वित्तीय लेन देनों के लिए। 18वीं शताब्दी में बंबई और कलकत्ता में एजेंसी गृहों की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, जो आधुनिक बैंकों की तरह कार्य करते थे। देखिए पहले तो व्यक्ति विशेष है वो ऋण लेने और देने का काम करता था, और व्यक्ति विशेष जो ऋण लेने और देने का काम करता था उसको सेठ है, साहूकार है, महाजन है, इस नाम से जाना जाता था। फिर 18वीं शताब्दी में एजेंसी गृह, एजेंसी बनी, ग्रुप बने, संस्थाएं बनी, वो वित्तीय लेन देन का काम करती थी। जो आज जो बैंक काम करते हैं उसी तरीके से ये काम किया करते थे। फिर अपन आप बात देखें तो दोस्तों भारत में बैंकिंग का विकास क्रम देखें तो देखिए 3 चीज़ें ध्यान रखना। यूरोपीय पद्धति पर आधारित, यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम व्यापारिक बैंक पूछे, भारत का प्रथम कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? यूरोपीय पद्धति पूरी तरह से ब्रिटिश पद्धति पर आधारित भारत का जो पहला कॉमर्शियल बैंक रहा है वो रहा है बेटा जी, वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान रहा है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान रहा है, और इसकी स्थापना 1770 में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी 1770 में। दूसरी बात, अगर हमारे पूछे सीमित देयता यानी जिसमें भारतीयों की भी कुछ लायबिलिटी थी, सीमित देयता पर आधारित प्रथम बैंक, यानी जिसमें भारतीयों की भी कुछ पूंजी लगी हुई थी, प्रथम बैंक। तो सीमित देयता के आधार पर भारत का प्रथम जो व्यापारिक बैंक रहा है वो रहा है अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक, और अवध कॉमर्शियल बैंक की इसकी स्थापना 1881 में हुई थी।
तीसरा आप देखें पूर्ण रूपेण यानी पूरी तरह से, पूर्ण रूपेण भारत का प्रथम व्यापारिक बैंक। बेटा सबसे ज़्यादा इस प्रश्न को पूछता है कि पूरी तरह से भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन सा है। तो पूर्ण रूपेण भारत का जो प्रथम व्यापारिक बैंक है वो पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक है। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। ध्यान रखना इस चीज़ को। इन तीनों में से, हालांकि तीनों ही प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं, पर सबसे ज़्यादा अगर पूछता पेपर सेटर तो ये पूछता है कि पूरी तरह से भारत का प्रथम व्यापारिक बैंक कौन सा है। तो पूरी तरह से भारत का जो प्रथम व्यापारिक बैंक है वो है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के इसकी स्थापना है वो 1894 में हुई, और कहाँ हुई थी? मुंबई। 1894 में इसकी स्थापना की गई। तो बेटा अगर प्रश्न पूछता है कि पूरी तरह से भारत का प्रथम व्यापारिक बैंक कौन सा है, तो पूरी तरह से भारत का प्रथम व्यापारिक बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। तो देखिए 3 चीज़ें हमने यहाँ देखी है, तीनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मैंने बताया कि यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला कॉमर्शियल बैंक आपसे पूछता है तो वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, जिसकी स्थापना 1770 में हुई थी। सीमित देयता के आधार पर भारत का पहला अगर व्यापारिक बैंक पूछता है तो सीमित देयता के आधार पर भारत का पहला व्यापारिक बैंक है अवध कॉमर्शियल बैंक है, जिसकी स्थापना 1881 में हुई थी। और सबसे ज़्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है कि पूर्ण रूपेण भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन सा है। तो पूर्ण रूपेण भारत का पहला व्यापारिक बैंक है वो है बेटा पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। सबसे ज़्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है कि पूरी तरह से भारत का पहला कॉमर्शियल बैंक कौन सा है। तो पूरी तरह से भारत का पहला कॉमर्शियल बैंक है वो पंजाब नेशनल बैंक है, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। फिर आप देखें बेटा भारत में 3 बैंकों की बात करें अपन, तो भारत में 3 बैंक स्थापित किए गए थे। एक तो था बैंक ऑफ बंगाल, 3 बैंक थे। एक तो था बैंक ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना 1806 में हुई थी। एक था बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसकी स्थापना 1840 में हुई थी। और एक था बैंक ऑफ मद्रास, जिसकी स्थापना 1843 में हुई थी। तो देखो 3 बैंक स्थापित किए गए। बैंक ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना 1806 में हुई, बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसकी स्थापना 1840 में हुई, और बैंक ऑफ मद्रास, जिसकी स्थापना 1843 में हुई। बेटा इन तीनों बैंकों को मर्ज किया, और इन तीनों बैंकों को मर्ज करके 1921 में एक बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए 3 बैंक थे और इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया। कब? इनको मर्ज किया 1921 में, और 1921 में इनको मर्ज करके एक नया बैंक बना दिया गया, वो बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिएगा 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, नंबर 2 बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे, और तीसरा बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 बैंक थे। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1806 में, इसकी 1840 में, और इसकी 1843 में। अब हुआ क्या, ये जो तीनों बैंक हैं, इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया। मर्ज कब किया? 1921 में, और 1921 में इनको मर्ज करके एक बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इसका राष्ट्रीयकरण किया 1955 में। 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया, और इसका राष्ट्रीयकरण करके
एसबीआई बैंक बना दिया गया। एसबीआई बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई है। तो ध्यान रखें, अगर प्रश्न पूछता है कि एसबीआई बैंक है, इसकी स्थापना किस बैंक से हुई है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई है। और भारतीय स्टेट बैंक हैं वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। एसबीआई हैं, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और दोस्तों एसबीआई है, इसके वर्तमान अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा है। डीके खारा एसबीआई के वर्तमान समय में अध्यक्ष है। तो देखिएगा, 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को मर्ज किया 1921 में, और 1921 में मर्ज करके एक बैंक बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक है, एसबीआई है, इसका गठन किया गया। दोस्तों ध्यान रखना, एसबीआई की बात करें तो पहली बात तो अगर पूछता है कि वर्तमान समय में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का यानी गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन सा है, तो हमारा उत्तर होगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। और दोस्तों एसबीआई हैं, इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष है वो दिनेश कुमार खारा हैं। डीके खारा एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष है। फिर आप देखिएगा, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि पूरी तरह से भारत का पहला जो व्यापारिक बैंक है वो पंजाब नेशनल बैंक है, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। फिर बेटा जी बात करें अपन खास करके आरबीआई के बारे में, तो देखिए आरबीआई है, आरबीआई को कई नामों से जाना जाता है। आरबीआई है, इसको भारत का केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। आरबीआई है, इसको बैंकों का बैंक भी कहते हैं। आरबीआई है, इसको सरकार का बैंक भी कहते हैं। आरबीआई को महाजनों का महाजन भी कहते हैं। आरबीआई को अंतिम ऋणदाता भी कहते हैं, ऋणदाता। ये तो आरबीआई के अन्य नाम है। आरबीआई है, इसको केंद्रीय बैंक कह दीजिए, बैंकों का बैंक कह दीजिए, सरकार का बैंक कह दीजिए, महाजनों का महाजन कह दीजिए, अंतिम ऋणदाता कह दीजिए, मौद्रिक अधिकारी कह दीजिए, मौद्रिक अधिकारी, क्योंकि भारत की मौद्रिक नीति है वो आरबीआई के द्वारा ही जारी की जाती है। मौद्रिक अधिकारी भी इसको कहते हैं। तो पहले तो ये इसके सारे नाम ध्यान रखें। दूसरी बात, आरबीआई से संबंधित कुछ बातें हैं। अगर बात की जाए कि आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, एक्ट, तो आरबीआई की स्थापना का एक्ट है 1934। ध्यान रखना इस बात का। आरबीआई की स्थापना अधिनियम 1934 के तहत हुई है। पूछ ले किस समिति की सिफारिश पर, तो समिति है वो है हिल्टन समिति है, हिल्टन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई। स्थापना अगर पूछता है तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। ये डाटा खूब पूछता है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। पर बेटा इसका राष्ट्रीयकरण पूछ ले कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ आरबीआई का, तो राष्ट्रीयकरण है ये हुआ था 1 जनवरी 1949। दोनों डेट ध्यान रखना। स्थापना अगर पूछता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और आरबीआई का अगर राष्ट्रीयकरण पूछा जाता, नेशनलाइजेशन पूछा जाता है, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को हुआ है। राष्ट्रीयकरण का मतलब मैंने कल भी बताया था, किसी संस्था का प्रबंध और संचालन सरकार के द्वारा सरकार के हाथों में आ जाना, ये राष्ट्रीयकरण कहलाता है। बेटा अगर बात करें कि आरबीआई है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो आरबीआई का हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। आरबीआई का जो प्रधान कार्यालय है वो कहाँ है, आरबीआई का प्रधान कार्यालय है वो मुंबई में है। यहाँ 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करें कि आरबीआई के प्रथम अध्यक्ष, आरबीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे,
तो आरबीआई के प्रथम अध्यक्ष थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। सर ओसबॉर्न स्मिथ ये आरबीआई के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर पूछता है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत में प्रथम अध्यक्ष, तो स्वतंत्र भारत में प्रथम अध्यक्ष थे आरबीआई के, वो थे सर सीडी देशमुख। सीडी देशमुख कि स्वतंत्र भारत में आरबीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में आरबीआई के प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? सर सीडी देशमुख। और वर्तमान अध्यक्ष पूछे कि वर्तमान समय में आरबीआई के अध्यक्ष कौन हैं? तो शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ये आरबीआई के वर्तमान में क्या है? गवर्नर हैं। तो देखिएगा दोस्तों, की पॉइंट में लिखा हुआ है कि हिल्टन समिति की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई के पहले अध्यक्ष हैं वो ओसबॉर्न स्मिथ रहे हैं। फिर आप देखिएगा स्वतंत्र भारत में आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में आरबीआई के पहले गवर्नर हैं वो सर सीडी देशमुख थे। ध्यान रखें, आरबीआई के वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास हैं जिन्होंने 12 दिसंबर 2018 को अपना पदभार ग्रहण किया था। दोस्तों ध्यान रखना, आरबीआई का जो गवर्नर होता है ये 3 वर्षों के लिए नियुक्त होता है। 3 वर्षों के लिए नियुक्ति होती है। 2021 में इनका 3 वर्ष का कार्यकाल है वो पूरा हो गया। फिर से इनको 3 वर्षों के लिए फिर से नियुक्त कर दिया गया है। 3 वर्ष के लिए यानी 2024 तक के लिए फिर से इनको नियुक्त कर दिया गया है। 2018 में इनकी नियुक्ति हुई थी। 3 वर्षों के लिए आरबीआई का गवर्नर बनाया जाता है। तो 12 दिसंबर 2021 को इनका कार्यकाल पूरा हो गया, तो इनके कार्यकाल को फिर से बढ़ा दिया गया है और फिर से इनकी 3 वर्षों के लिए गवर्नर के रूप में नियुक्ति कर दी गई है। यानी दिसंबर 2024 तक के लिए ये आरबीआई के गवर्नर हैं, ये वर्तमान कार्यकाल के अनुसार रहेंगे। फिर आरबीआई में बेटा एक तो गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर होते हैं। आरबीआई में 1 गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और डिप्टी गवर्नर अभी जो हैं वो एक तो एमडी पात्र हैं, महेश कुमार जैन हैं, एम राजेश्वर राव है और टी रविशंकर हैं। ये आरबीआई के वर्तमान समय में उप गवर्नर है। आरबीआई में एक तो गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर होते हैं। ध्यान रखना, गवर्नर तो कौन है वर्तमान समय में? तो शक्तिकांत दास है, वो गवर्नर हैं। उप गवर्नर 4 है, वो कौन कौन से हैं? तो एक तो एमडी पात्र हैं, दूसरा महेश कुमार जैन हैं, तीसरा एम राजेश्वर राव हैं और चौथा टी रविशंकर हैं। ये आरबीआई के वर्तमान समय में उप गवर्नर हैं। बेटा आरबीआई है, इसका एक तो हेड ऑफिस होता है, हेड ऑफिस का मुंबई में है। और हेड ऑफिस के अलावा इसके 4 हैं वो स्थानीय कार्यालय हैं। 4 इसके रीजनल ऑफिस है। और रीजनल ऑफिस है वो एक तो चारों महानगरों में है, बम्बई में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है और चेन्नई या कह दो मद्रास में है। तो ध्यान रखना, आरबीआई का एक तो प्रधान कार्यालय और 4 इसके रीजनल ऑफिस है। 4 इसका प्रधान कार्यालय तो कहाँ है? प्रधान कार्यालय मुंबई में। और प्रधान कार्यालय के अलावा जो इसके 4 जो रीजनल ऑफिस हैं वो कहाँ हैं? मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में और चेन्नई में है। ध्यान रखना, आरबीआई का लेखा वर्ष ये बेटा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। पहले आरबीआई का लेखा वर्ष अलग होता था, वो 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक होता था, जिसको अब चेंज कर दिया है। और आरबीआई का वर्तमान समय में जो लेखा वर्ष हैं वो बेटा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है, जो सामान्य लेखा वर्ष की तरह हो गया है। फिर अगली बात आप देखें तो बेटा आरबीआई का लेखा वर्ष मैंने बता दिया है। आरबीआई का लेखा वर्ष अब चेंज हो गया है, जो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक हो गया है। ये ध्यान रखने की बात है। फिर है बेटा एसबीआई है। एसबीआई के ध्यान रखना बेटा 7 समूह बैंक थे। एसबीआई के 7 समूह बैंक थे। उन 7 समूह बैंकों को एसबीआई में मिला दिया गया है।
कितने समूह बैंक थे? एसबीआई के 7 समूह बैंक थे। उन 7 समूह बैंकों को एसबीआई में मिला दिया गया है। वर्तमान समय में ये सब एसबीआई के पार्ट है और इसीलिए एसबीआई है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक हो गया है। अब 7 समूह बैंक कौन कौन से रहे हैं तो देखिएगा, पहला स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, तीसरा स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, चौथा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, पांचवा स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, छठवां स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और सातवां स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। बेटा ये एसबीआई के 7 समूह बैंक थे और इन सातों के सातों समूह बैंकों को अब एसबीआई में मिला दिया गया है, एसबीआई में मर्ज कर दिया गया है। एसबीआई भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, वो हो गया है। तो देखिए बेटा ये तो अपन ने दिया ही है, ये तो अपन ने दिया कि स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र है, इसको तो एसबीआई में 2008 में मिलाया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर है, इसको एसबीआई में 2010 में मिलाया गया था। और ये जो 5 समूह बैंक हैं इनको ध्यान रखना 1 अप्रैल 2017 से बेटा एसबीआई में मिला दिया गया है, एसबीआई में मिला दिया गया है। तो ध्यान रखना एसबीआई के समूह बैंक कितने रहे हैं? एसबीआई के समूह बैंक बेटा जी रहे हैं वो 7 रहे हैं और ये सातों के सातों हैं अब एसबीआई में मिला दिए गए हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र इसको 2008 में मिला दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर इसको 2010 में मिला दिया गया था और बाकी जो 5 समूह बैंक थे, स्टेट बैंक बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, इनको 1 अप्रैल 2017 से एसबीआई में मिला दिया गया है। तो दोस्तों ये तो आज की क्लास में अपने बैंकों का विकास क्रम देखा है कि किस तरीके से भारत में बैंकों का विकास हुआ है। तो एक बार फिर से देख लें बेटा, यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 में हुई। सीमित देयता के आधार पर भारत का पहला जो बैंक था वो अवध कॉमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना 1881 में हुई थी। पूरी तरह से भारत का पहला व्यापारिक बैंक पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। फिर आप देखें तो बेटा भारत में 3 बैंकों की स्थापना की गई थी। बैंक ऑफ बंगाल जिसकी स्थापना 1806 में हुई थी, बैंक ऑफ बॉम्बे जिसकी स्थापना 1840 में हुई थी, बैंक ऑफ मद्रास इसकी स्थापना 1843 में हुई थी। इन तीनों बैंकों को 1921 में मर्ज किया और मर्ज करके बैंक बनाया गया, वो बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया और इसका राष्ट्रीयकरण करके 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया, जो वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। दोस्तों ध्यान रखना एसबीआई के 7 समूह बैंक थे और 7 समूह बैंकों में जो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र है इसको तो 2008 में एसबीआई में मिला दिया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर हैं, इसको 2010 में एसबीआई में मिला दिया गया था। बाकी कितने बचे? 5 समूह बैंक बचे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। और इन 5 समूह बैंकों को 1 अप्रैल 2017 से एसबीआई में मिला दिया गया है। वर्तमान समय में एसबीआई का कोई समूह बैंक नहीं है और एसबीआई सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक हो गया है। एसबीआई का मुख्यालय है वो मुंबई में है और एसबीआई के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं वो दिनेश कुमार खारा है। ये सूचना अपन ने प्राप्त की। फिर दोस्तों हमने आरबीआई के बारे में कुछ बातें की। आरबीआई के बारे में फिर से सुन लीजिए। सबसे पहली बात, आरबीआई के कई नाम हैं। आरबीआई को भारत का केंद्रीय बैंक कहते हैं, बैंकों का बैंक कहते हैं, सरकार का बैंक कहते हैं, महाजनों का महाजन कहते हैं, अंतिम ऋणदाता कहते हैं, मौद्रिक अधिकारी कहते हैं। ये तो इसके अन्य नाम हैं। आरबीआई की स्थापना का एक्ट आपसे पूछता तो आरबीआई की स्थापना का एक्ट 1934 है। आरबीआई की स्थापना किस समिति से हुई? तो हिल्टन आयोग या हिल्टन समिति की सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना हुई है। आरबीआई की स्थापना का वर्ष पूछता तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों ध्यान रखना आरबीआई है, इसका हेड ऑफिस है वो मुंबई में है और आरबीआई के 4 स्थानीय कार्यालय भी हैं
और आरबीआई के 4 जो स्थानीय कार्यालय वो चारों महानगरों में हैं। दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, कलकत्ता में हैं और मद्रास में हैं। चेन्नई के 2, मद्रास के 2, यहाँ 4 जगह इसके स्थानीय कार्यालय हैं। आरबीआई में ध्यान रखना, एक तो गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर होते हैं। इनकी नियुक्ति 3 वर्षों के लिए की जाती है और भारत सरकार के द्वारा ये नियुक्त होते हैं। आरबीआई की वर्तमान समय में गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। दिसंबर 2018 में इनकी नियुक्ति हुई थी। एक कार्यकाल इनका पूरा हो गया 21 में और फिर से इनको दूसरे कार्यकाल के लिए 3 वर्षों के लिए फिर से नियुक्त कर दिया गया है। तो शक्तिकांत दास वर्तमान समय में आरबीआई के बेटा गवर्नर हैं। फिर ध्यान रखना बेटा, वो आरबीआई है, इसके प्रथम अध्यक्ष है वो तो थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। स्वतंत्र भारत में आरबीआई के पहले गवर्नर पूछताछ तो सर सी डी देशमुख, और वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर पूछे आपसे शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों ध्यान रखना, प्रावधान तो ये किया गया है कि हर राज्यों में आरबीआई का एक क्षेत्रीय कार्यालय होगा। हर राज्यों में आरबीआई का एक क्षेत्रीय कार्यालय होगा। पर दोस्तों, जिन राज्यों में आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, जैसे छोटे छोटे राज्य हैं, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, यह आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। तो कभी कभार हमारे से प्रश्न पूछ लेता है कि जिन राज्यों में आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, वहाँ आरबीआई की प्रतिनिधि संस्था के रूप में कौन सा बैंक काम करता है? तो जिन राज्यों में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, वहाँ आरबीआई की प्रतिनिधि संस्था के रूप में भारतीय स्टेट बैंक है वो कार्य करता है। तो देखिए, अभी जो पहला लेक्चर है इसमें तो अपने बेसिक स्ट्रक्चर है वो देखा है। अब बेटा जी अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें आरबीआई के कार्यों की बात हम करेंगे, बड़े डिटेल से बातें करेंगे कि आरबीआई के क्या काम होते हैं, आरबीआई के क्या फंक्शन हैं। इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।